हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, है ना। और उसके बाद छोटा सा वीडियो बना था क्योंकि रिकॉर्डिंग रुक गया था, कॉल आना था। तो इस वीडियो में अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल को समझेंगे, है ना। तीसरा सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सर्किट में हो और सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो, तो उस केस में कैसे सॉल्व होगा। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं एक सर्किट डायग्राम दिया है क्वेश्चन का, जिसमें इस तरह से कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से कोई और रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। ए पॉइंट, बी पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। और इन सब का जो पावर सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस सेल हमारा यहाँ पे लगा है। और देन स्विच है ऑन कंडीशन में, ठीक है। तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, करंट ऐसे फ्लो करते हुए आएगा, ठीक। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में इनका कुछ वैल्यू दिया है, ये 1 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि एक सर्किट में दो 1 ओम और 2 ओम वाले रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना। ये पैरेलल है एक दूसरे के, एक ही पॉइंट से इनका दोनों एंड जुड़ा है बैटरी के, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद एक और रजिस्टर है जो उनसे हटकर वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है और ये सीरीज जैसे कॉम्बिनेशन में है, ये 3 ओम का है, ठीक। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं हमारा 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि करंट का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर, ठीक। तो नोट डाउन कर लेते हैं कि रजिस्टर 1 इसको मान लेते हैं, 2 3, कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को भी 1 2 3 मान सकते हैं। तो मैं यहाँ क्रम से चल रहा हूँ, इधर से इसको R1 मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो 1 ओम वाला रजिस्टर है इसको R1 मान लेता हूँ, 1 ओम, R2 2 ओम दिया है, R3 इसको मान लिए, ये दिया है 3 ओम, ठीक है। उसके बाद करंट का वैल्यू भी मान लीजिए दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक। अब हमको पता करना है यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना एनर्जी दिया जा रहा है इस पावर सोर्स से कि ये करंट 5 एम्पियर का इसमें फ्लो हो रहा है 3 रजिस्टर लगने के बावजूद, है ना। तो हमको पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट अक्रॉस दिस पावर सप्लाई एंड, है ना। तो ये हमको पता करना है। हमको 3 रजिस्टर दिए हैं, करंट का वैल्यू दिया है, वोल्टेज नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ओवरऑल रजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जैसा कि पहले के 2 क्वेश्चन में और सीरीज वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि सबसे पहले ओवरऑल रजिस्टेंस निकालेंगे, यानी इसको हम लोग इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमको पार्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर या कॉम्बिनेशन पहचान के वही फार्मूला लगाना है। तो ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं किस ऑर्डर में है, ये पैरेलल ऑर्डर में लगे हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सिंस R1, कुछ भी नाम आप दे दीजिए, उसको फिक्स रखिए, चेंज मत करिए। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। R1 और R2 जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इन पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगेगा वो क्या लगेगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये अपने से आप मान सकते हैं R1 कौन है, R2 कौन है, R3 कौन है, ठीक है। तो 1/Rp यानी रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 क्या है 1, R2 क्या है 2, इन दोनों का एलसीएम होगा 2, यहीं पे कर लेते हैं।
इन दोनों का एलसीएम 2 हो गया। 1 के टेबल में 2 2 बार में 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 1 बार में 2 तो 1 1 जा 1, ओवरऑल आ गया 3/2। 1/RP इज इक्वल टू 3/2। और इसको RPM को निकालना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 ओम। ठीक है, ओम का जो सिंबल बनाया जाता है वो। तो इन दोनों का मिलाकर रेजिस्टेंस 2/3 ओम हुआ है। अब ये छूटा हुआ है। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहले दो रजिस्टर्स जो दिए हैं पैरेलल ऑर्डर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है अगर फ्रैक्शन में निकालें तो 2/3 ओम आ रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अब समझने वाली बारी आती है। क्या समझना है, इसको एक बार रफली आप ड्रॉ कर सकते हैं कि जब इन दोनों जो रजिस्टर लगे हैं अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू के, इनका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिए, तो इन दोनों के जगह पे वो वैल्यू आया है ना 2/3, तो हम लोग एक बार रीराइट कर सकते हैं। ये पॉइंट ए है, रीड्रॉ कर सकते हैं, रीड्रॉ कर रहे हैं। इसी फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं, फिर समझाते हैं कि क्या हुआ है। ठीक, सारा कुछ सेम लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे दो पैरेलल थे, यहाँ एक ही क्यों बनाया हूँ, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर हम आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या है 2/3। तो 2/3 ओम के लिए एक सिंगल बनाएंगे, है ना। दोनों का सम करके ओवरऑल जो आंसर है वो एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हमारा 2 की जगह पे 1 हो गया। अगले डायग्राम में पहले तो सेपरेट थे, पैरेलल थे, उनको हम लोगों ने मैथमेटिकली सॉल्व किया, तो जो आंसर आया इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू है, तो इसकी जगह पे एक रजिस्टर बना सकते हैं जिसका ओवरऑल वैल्यू क्या है 2/3 ओम, जो कि हमारा आया था, है ना। तो अब ये देखेंगे आप कि ए और बी पॉइंट के बीच में 2/3 ओम वाला एक रजिस्टर है, उसके आगे एक और रजिस्टर है 3 ओम का। अब ये दोनों रजिस्टर क्या है सीरीज में एक ही तार से जुड़े हुए हैं, है ना। इस तार के इस एंड से अगला रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इन दोनों का आया और अगला जो रजिस्टर जुड़ा है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब हम लोग को इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लेकर समझना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो अब लिखेंगे सिंस RP एंड R3, इसको हम लोग R3 माने थे, are now in series combination, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, RS इज इक्वल टू क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है सबको ऐड करते हैं। तो एक हमारा है RP, है ना, और दूसरा है R3, दोनों को वैल्यू को जोड़ देंगे। RP हमारा कितना आया था 2/3 और R3 कितना है 3। अब इनको ऐड करेंगे, एलसीएम वगैरह अगर लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम 3 आएगा, 3 के टेबल में 3 1 बार में, 1 2 जा 2, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में और 3 3 जा 9, तो आ गया यहाँ पर 11/3। ठीक है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस आया। कभी भी यूनिट लिखना ना भूलें, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ तो आप भी ना भूलें, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी ये हमारा जो पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट है उसका और बाकी दूसरे वाले रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जो है सीरीज में है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ओवरऑल इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है 11/3 ओम। ठीक है, दिए गए कंडीशन और वैल्यूज़ के हिसाब से। क्लियर है, तो ये हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस है, क्योंकि फाइनली जो भी रजिस्टर बचे हुए थे उनको हम लोगों ने जोड़ दिया। तो पूरे सर्किट में इतने ओम का रेजिस्टेंस है, यानी इतने ओम से ये जो रजिस्टर्स हैं करंट को रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, ओवरऑल करंट हमको पता है, दिया गया है कंडीशन में, मतलब हमारे क्वेश्चन में।
अब हमको वोल्टेज निकालना है। तो ये किससे होगा, आर पता है, आई पता है, वी निकालना है, तो ओम्स लॉ की सहायता लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा 11/3 हो। ठीक, तो अब करते हैं इस्तेमाल किसका, ओम्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सिंपल, आई हमारा 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस अभी क्या आया था, टोटल रेजिस्टेंस 11/3। ठीक है, 11/3 ये हमारा जो रेजिस्टेंस है 11/3 है, टोटल आया है ओवरऑल सबका सम करके, सारे कंडीशन को फॉलो करके। पहले इसके पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालें, अब वो पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट इसके सीरीज में आ गया, कनेक्ट हो गया। अब उन दोनों का सीरीज यानी दोनों का सम किए तो फाइनल रेजिस्टेंस प्राप्त हो गया हमको। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 55 हो जाएगा, 55/3। अब इसको डेसिमल में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 2 बचा 5, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो वोल्टेज आया अप्रॉक्सीमेटली 18.33 वोल्ट, या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो कितना आया, 18.33 वोल्ट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे प्रकार के आपको मिल सकते हैं, एक ही मतलब सर्किट में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिल सकता है और एक सीरीज में भी रहेगा। तो सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है जिसमें ज़्यादा रजिस्टर जुड़े हुए हैं, जिस ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ ज़्यादा 2 रजिस्टर पैरेलल में थे, इसको हम लोग सॉल्व किया। जब ये सॉल्व हो गया तो इसका कनेक्शन इससे डायरेक्टली सीरीज जैसा है, तो इन दोनों सीरीज में हो गए। इसका आंसर, इन दोनों का आंसर मिला के इसके सीरीज में आ गया, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट दिया हुआ था। फिर ओम्स लॉ की सहायता से, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने टोटल वोल्टेज इस पावर सोर्स का निकाल लिया। ठीक ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तरह तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से और चैप्टर के बीच में से लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन या कैसा कॉम्बिनेशन बनाता है ये। ओके, तो ये हो गया, ये क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और कोई क्वेश्चन लगाया जा सकता है, और कोई क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही रहने देते हैं, सैम्पल क्वेश्चन 3 काफ़ी हैं, और बाकी आप लगाइए, जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सर्किट। ठीक है, हमारा ये अगला टॉपिक है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है, क्या उसकी गड़बड़ियाँ हैं और क्या उसमें बेनिफिट्स हैं। तो ये समझना छोटा सा टॉपिक है। चलिए, तो इसके लिए एक फिगर बना के पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, की पॉइंट्स। मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मान लेते हैं ये कुछ गंदा बन गया, ये कोई पोल है, सिंपल सा कोई पोल है, मतलब खंबा है जिसमें तार लगे रहते हैं, मेन पावर सप्लाई के, एसी करंट लगा रहता है, एसी करंट का वायर लगा रहता है ना। तो ये वायर है, ठीक, एक वायर है मान लेते हैं। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से मान लेते हैं घर को गया करंट सप्लाई,
इसने तार फंसाया लीगली पूरा, पैसे वैसे देकर, जो भी होता है प्रोसीजर। ए नाम का कोई हाउस है, उसने यहाँ से सप्लाई लिया, ठीक, उस तार में वायर अपना लगवा दिया लीगल प्रोसेस के द्वारा। अब वो उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक। लेकिन एक के घर के बगल में जो बाकी छोटे छोटे घर हैं, वो मान लेते हैं कि उनके पास उतना पैसा नहीं है, और या फिर कह सकते हैं कि ए वाले का और कई सारा घर है जो किराए पर उसने दिया है, ठीक है। तो किराए वाले घर में बिजली कहाँ से जाएगा? इसी मेन घर से जाएगा। तो मान लेते हैं एक बी घर है और एक क्या है, सी घर है, एक डी घर है, सब इसके छोटे छोटे घर है जिसको इसने किराए पे दिया है। तो सबके लिए करंट कहाँ से जा रहा है? इसी मेन घर से जा रहा है, ए से, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, एक तरह का सीरीज, सब एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना, स्टार्ट टू एंड। अब अगर गलती से मान लीजिए अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया, मान लीजिए ए तक तो करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ गई, तो क्या केवल बी का लाइट जाएगा, बी वाले घर का? नहीं, बी सी डी सबका चला जाएगा, है ना। और या फिर अगर यहाँ से कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गया, तो मेन जो मकान मालिक है उसके यहाँ भी लाइट नहीं आएगा, और उसके साथ साथ सभी जो उससे जुड़े हुए छोटे छोटे रूम है, किराए के रूम है, उसमें भी लाइट नहीं आएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये समस्या होती है कि अगर एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो हम लोगों ने घर का एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बिजली का कोई भी वस्तु जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, अगर सारे को सीरीज में लगा देंगे, तो अगर गलती से कभी वोल्टेज वगैरह हाई हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या जो मेन पोल्स के बीच में वायर होते हैं वो सट जाते हैं, तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, हीटिंग होता है, इसकी वजह से जल जाते हैं बिजली के उपकरण अगर हमारे चालू रहेंगे। तो उस केस में अगर एक चीज़ जुड़ा हुआ है, मतलब सारी की सारी चीज़ें अगर सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो एक जलेगा तो उसके साथ सारी जल जाएंगी, यानी सब हमारी बर्बाद हो जाएंगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये घाटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, कि यहाँ से कनेक्शन छूटा, तो एक के साथ एक वाले घर से छोटे बी सी डी घर भी जुड़े हुए हैं, किसी को बिजली का सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये समस्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब अगर हम लोग पैरेलल का बनाएं, ये दो पोल हैं, खंबे हैं, ये वायर है, अब यहाँ से ए वाले घर में भी करंट लिया, मतलब बिजली का सप्लाई लिया, फिर बगल वाले घर में बी वाले घर ने भी बिजली लिया, उसी वायर से लिया, इंडिविजुअल लिया, फिर सी वाले घर ने लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ए वाले घर का बिजली का सप्लाई किसी वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है, तो उससे बी और सी वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पैरेलली जुड़े हुए हैं, सीरीज में नहीं जुड़े हैं, ए से बी नहीं जुड़ा है, बी से सी नहीं जुड़ा है, ठीक। मेन सप्लाई का सोर्स कॉमन है, लेकिन इंडिविजुअली इनके घर से कोई कनेक्शन इनका नहीं है। तो अगर इसका बिजली का सप्लाई या करंट का फ्लो अफेक्ट होता है, तो उससे बी और सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह का जो पैटर्न होता है वायर का हमारे घर के अंदर, वो कैसा होता है, पैरेलल, ठीक। तो ये था हमारा सीरीज, ये समझाने के लिए, और ये है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या एडवांटेज है कि अगर कोई एक डिवाइस ख़राब होगा तो उससे बाकी डिवाइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग फ्लो का पाथवे है ना, एक ही रास्ते में करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो एक अगर रास्ता कट गया तो उससे बाकी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फ़ायदा और नुकसान है। सीरीज में मोस्टली नुकसान ही है ना, क्योंकि अगर एक चीज़ ख़राब हुआ तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। लेकिन पैरेलल में अगर एक चीज़ का वायरिंग वगैरह कुछ गड़बड़ हुआ, तो उससे बाकी चीज़ों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। इसलिए घरों में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही सारी चीज़ें, सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं। जो वायरिंग होती है घरों में, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। ये नहीं कि एक ही स्विच से सारी चीज़ें चलने लगे, टीवी, फ्रिज, फलाना ढिकाना सब, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑलवेज इन हाउसेस या बिल्डिंग, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लगाया जाता है, सीरीज नहीं। सीरीज में बहुत ज़्यादा रिस्की है, और सीरीज में कहीं कहीं यूज होता है, ये नहीं कि सीरीज का कोई यूज ही नहीं है, लेकिन सीरीज मोस्टली बड़े पर्पज़ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं होता है।
कभी कभी जो लड़ियाँ लगाते हैं, जो लाइटिंग करते हैं मतलब दिवाली पर या शादियों में जो लाइटिंग होती है, तो उसमें जो छोटे छोटे बल्ब एक कतार में लगे होते हैं, चाइनीज बल्ब होते हैं, ठीक है, तो वो सारे सीरीज में होते हैं। यानी उस एक कतार में अगर एक ही वायर से सारे बल्ब जुड़े होते हैं, अगर बीच में कहीं भी सर्किट ब्रेक हुआ तो बाकी के सारे जो बल्ब होंगे बुझ जाएंगे, है ना। तो सीरीज ऑर्डर में रहते हैं, तो वो भी चलते हैं, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी हुआ तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसमें चेक करना पड़ता है कहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ, वहाँ करेक्ट करेंगे तभी सारा बल्ब फिर से जलने लगेगा। तो सीरीज का यूज बहुत कम है, पैरेलल का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे फ़ायदे हैं, इससे हमारे और अदर डिवाइसेस जो है अफेक्ट नहीं होते हैं। अब इसका कुछ पॉइंट लिख देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफ वन डिवाइस, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्या है डिसएडवांटेज, यहाँ पे तो नहीं लिखा पाएगा, ये सीरीज का डिसएडवांटेज है, याद रहे, एडवांटेज यानी इसका मतलब घाटा। इससे क्या घाटा है, इफ वन डिवाइस इज बैडली अफेक्टेड then badly affected and stops, अगर कोई एक डिवाइस इस सीरीज में कहीं भी सीरीज में कनेक्टेड है, बुरी तरह से प्रभावित हो गया, प्रभावित होने का मतलब कि सर्किट ब्रेक हो गया या कुछ हो गया और काम करना बंद कर दिया अगर एक डिवाइस, देन अदर डिवाइसेस विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो इससे लगे हुए बाकी जो डिवाइसेस रहेंगे वो भी काम करना बंद कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। कि ये हमारा कुछ है, यहाँ पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है, ये सारा एक ही तार से जुड़ा हुआ है, एक ही स्विच इसका है, ठीक है। ये हमारा स्विच, अब यहाँ से चालू किया तो सब में करंट फ्लो हो रहा है। अब इससे क्या होगा, अब कहीं से यहाँ पे गड़बड़ी कुछ हुआ तो ये सब गड़बड़, और यहीं पे से इस स्विच के पहले ही गड़बड़ हो गया तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे एक साथ। तो एक अगर डिवाइस स्टॉप होता है, बंद हो जाता है, तो बाकी अल्टीमेटली बंद हो जाते, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो जाता है, सारे एक ही ऑर्डर में है, कहीं भी ब्लॉकेज होगा पूरा करंट का पाथवे ही रुक जाएगा, है ना। करंट का हम लोग जो सर्किट बनाते हैं, कहीं से भी ब्रेकिंग हुआ तो यानी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, एंड दैट्स इट, कोई भी अप्लायंस वर्क नहीं करेगा क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा है। तो वही केस होता है सीरीज में, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, सीरीज में डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, एडवांटेज तो बहुत कम है, तो डिसएडवांटेज ही मैं बता रहा हूँ। दूसरा है कि सीरीज में हम जानते हैं करंट नीडेड बाय डिफरेंट appliances, current needed by different appliances is different, but in series it provide same current, ठीक ना। इसका क्या मतलब है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे कि करंट इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है, कोई भी चीज़ अगर सीरीज में जुड़ा है, कई सारी चीज़ें, तो सब में इक्वल करंट जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वोल्टेज का सप्लाई तो एक फिक्स रहता है, घर में इतने वोल्ट 220 या 240 वोल्ट का करंट आता है ना। लेकिन करंट का वैल्यू जो है अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग होता है, एक ही करंट के वैल्यू पे सारे डिवाइसेस काम नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि जैसे टीवी है या हमारा एसी है ना, या वाटर हीटर है या रूम हीटर है, सबका
जो वर्क करने का मिनिमम जो करंट चाहता है वो डिफरेंट होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर वो जुड़े रहेंगे तो सब में एक करंट जाएगा, तो कोई वर्क करेगा कोई नहीं करेगा, और इस वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है ना। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों डिसएडवांटेज को देखते हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बेटर माना जाता है। एक तो पहला था कि अगर कहीं भी सीरीज में कोई भी डिवाइस अफेक्ट हुआ या कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुई तो बाकी उससे लगे हुए और डिवाइसेस भी बंद हो जाएंगे। दूसरा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्वल करंट फ्लो होता है, लेकिन इक्वल करंट सभी अप्लायंस को चलाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बिजली को सामान को चलाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहता है। आप देखेंगे उन प्रोडक्ट्स पर लिखा भी रहता है कि इसको कितना एम्पियर पे मतलब ये वर्क करेगा, तो हर चीज़ का करंट का वैल्यू सेम नहीं होता है, इसलिए ये दूसरा डिसएडवांटेज है। और इसलिए इसको कुछ सेलेक्टेड जगहों पर ही यूज किया जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि अब लड़ियाँ लगाते हैं दिवाली पर, या शादी का लॉन है उसमें बहुत सारी सजावट है लाइटिंग की, तो उसमें छोटे छोटे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि हर एक को पैरेलल नहीं कर सकते, इतने सारे हम लोग प्लग नहीं बना सकते हैं ना, बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए कुछ कुछ जगहों पर सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मोस्टली डिसएडवांटेज ही है, कोई एडवांटेज नहीं है। बस वही शादी वगैरह या सजावट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज किया जा सकता है। उसमें भी अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा लाइट बंद हो जाएगा, खोजना पड़ेगा कहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ है, तो ये समस्या हो सकती है। तो ओवरऑल इसमें डिसएडवांटेज ही है। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि उसमें क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है।